वैक्सीनेशन अभियान के लिए एक और बड़ा दिन आ गया है। आज से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो रही है और ये डोज किसको लगेगी, क्या आप भी इस डोज के लिए एलिजिबल हैं? आइए समझ लेते हैं बूस्टर डोज की पूरी एबीसीडी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन अभियान में एक नया मील का पत्थर शामिल होने वाला है। ये मील का पत्थर है वैक्सीन की बूस्टर डोज। इस डोज को प्रिकॉशन डोज का नाम भी दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार आज से किसको लगेगी बूस्टर डोज। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर हेल्थ केयर वर्कर्स में कौन कौन शामिल है। हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या 1 करोड़ है। इनमें डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स आते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का ठीक रहना जरूरी है क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में वो ही सबसे आगे खड़े हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले दिल्ली में ही 1000 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो गए हैं, जिसमें एम्स में 200, सफदरजंग में 165, लेडी हर्डिंग 100, आरएमएल 110, लोकनायक अस्पताल 30, जीटीबी 50, अंबेडकर अस्पताल 21, हिंदू राव अस्पताल 18, डीडीयू में 22 और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 20 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव हैं। अब बात फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी कर लेते हैं, जिनके बिना कोरोना को हराना नामुमकिन है। देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 2 करोड़ है। इसमें पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना के जवान, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस संगठन, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स और नगर विकास कर्मी आते हैं। फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स के अलावा बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगेगी। आपके घर पर कोई बुजुर्ग है तो आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है। देश में 60+ लोगों की आबादी करीब 12 करोड़ है। 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगेगी। बीमार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हालांकि अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही बूस्टर डोज लेने को कहा गया है। दूसरी डोज लेने के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लग सकती है। इस वक्त देश कोरोना के खिलाफ अहम लड़ाई लड़ रहा है। तीसरी लहर पूरी तरह कहर बरपा रही है। उम्मीद है बूस्टर डोज से वायरस के खिलाफ जंग को मजबूती मिलेगी और हम कोरोना के खिलाफ इस बार भी जंग जीतेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बूस्टर डोज उम्मीद की नई किरण की तरह साबित हो रही है। लोग इसे लेकर उत्साहित हैं। संवाददाता अहमद बिलाल ने बात की उन हेल्थ वर्कर्स से जिन्हें आज बूस्टर डोज लगेगी। कोरोना की तीसरी वैक्सीन लगने जा रही है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के से अधिक जो उम्र के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई बीमारी है तो उनको कोरोना की तीसरी खुराक लगने वाली है। सरकार इसे एहतियाती खुराक के तौर पर भी बता रही है। हम मौजूद हैं तिलक नगर की एक ऐसी ही लैब में जहां पर आप देख सकते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक इन जो पहली 2 डोज जिस वैक्सीन की लग चुकी है उसी वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगेगी। अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज भी कोविशील्ड की लगेगी, और अगर पहली 2 डोज उन्हें कोवैक्सीन की लगी हुई है तो तीसरी डोज भी उन्हें कोवैक्सीन की लगेगी। हम कुछ जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको कल वैक्सीन लगेगी, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, कल आपको वैक्सीन की तीसरी डोज लगने वाली है, एहतियाती खुराक लगने वाली है, कोरोना के खिलाफ और ज्यादा सुरक्षा मिलने वाली है, तो इसको लेकर के कितने एक्साइटेड हैं आप? नहीं सर, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कि जो गवर्नमेंट ने ये बूस्टर का प्लान किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस उन्हीं में रहते हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो किसी तरीके की मन में कोई शंका या कोई झिझक या कोई ऐसी बात?
नहीं, शंका तो हो सकता है गवर्नमेंट ने इस पे वो किया होगा, मतलब ट्रायल तो कहीं ना कहीं किया होगा तभी दिया जा रहा है, डायरेक्ट तो दिया नहीं जाएगा ये। तो अभी खुशी की बात है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। बहुत अच्छा है कि अगर ये गवर्नमेंट ने प्लान किया है थर्ड डोज के लिए, हमें भी लगना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी था एंटीबॉडी के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सर, कितनी दिनों से इंतजार कर रहे थे आप कि कोरोना की तीसरी डोज जो है वो अब लग जाए? सच्ची मैं तो बहुत पहले से, जैसे सेकंड डोज कंप्लीट हुई मैं गया और भी आए वैक्सीन लगी, क्योंकि फिर एंटीबॉडी करवाई, थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर डाउन हो गई, फिर मैं गया दोबारा बीमार पड़ देंगे, फिर थर्ड बूस्टर और लगेगा, अब बिल्डअप होगी, इम्यूनिटी भी टाइट होगी, तो बीमारी होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसलिए बूस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हेल्थ वर्कर्स तो उत्साहित हैं, लेकिन आम जनता की बूस्टर डोज को लेकर आखिर क्या राय है, आइए वो भी आपको बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त ऐसे ही दो शख्स मौजूद हैं जिन्हें कोरोना की तीसरी डोज लगने वाली है। हम उनसे बात करेंगे। सर, कोरोना की तीसरी डोज जिसे सरकार एहतियाती खुराक प्रिकॉशन डोज भी कह रही है, वो लगने वाली है, तो इसको लेकर के कितने उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साहित हैं सर, क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना हो, शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाएगी और कल को कोई दिक्कत ना हो, मेरे परिवार में किसी का इन्फेक्शन ना हो। हाँ जी सर। किसी तरीके की कोई दिक्कत या कोई झिझक आपके मन में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकार के फैसले से कितना खुश हैं? 100% सर मैं खुश हूँ। कितना उत्साहित है? बहुत उत्साह हूँ सर। किसी तरीके का कोई डर या झिझक? कोई दिक्कत नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि मैं मन करता है कि मैं नाचूं, इतना खुश हूँ सर। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे? मैं सर लगभग 1 महीना से इंतजार कर रहा हूँ, जो कल लगे सो आज लग जाए, मैं खुश हूँ। ऐसे लोगों ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? उनको कहेंगे आप लगवा लीजिए, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लगवाएं, अच्छा लगेगा। हम लोग भी सारे डोज लगा लिए हैं, अब तीसरी डोज का इंतजार। तो जनता भी समझ रही है कि बूस्टर डोज उनकी बेहतरी के लिए है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना से जंग की तैयारियां भी जोरों पर है। सवाल है कि कोरोना की नई लहर से लड़ने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? क्या वैक्सीनेशन से थमेगा तीसरी लहर का कहर, या देश में लग सकता है लॉकडाउन? देश में बढ़ते केस और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह सचिव और आईसीएमआर के अफसर शामिल हुए। बैठक के बाद साफ हो गया कि लॉकडाउन सरकार के विकल्प में फिलहाल तो नहीं है। बैठक में वैक्सीनेशन तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। हेल्थ केयर सिस्टम की समीक्षा समेत 15 से 18 साल के युवाओं के वैक्सीनेशन ड्राइव पर और नॉन कोविड हेल्थ केयर सेवाओं के जारी रखने पर बात हुई। यानी बैठक का पूरा जोर इस बात पर रहा कि टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में जन भागीदारी को अहम बताया। साथ ही इस बैठक में ये भी तय किया गया कि जल्द ही पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा देश के स्वास्थ्य मंत्री आज कोरोना पर देश के कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअली हिस्सा लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी मेयर कोरोना से इस जंग में जन भागीदारी से अपील करती हुई नजर आई। आसमानी रंग के सूट में ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर हैं, जो मुंबई की सबसे चर्चित और भीड़ भाड़ वाली जगह यानी गेटवे ऑफ इंडिया पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची और लोगों से हाथ जोड़कर मास्क लगाने और सावधानी बरतने को कह रही हैं। मेयर ने हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि बूस्टर डोज के अभियान के लिए मुंबई पूरी तरह तैयार है। उधर पूरी एसओपी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर होना या वैक्सीन लेके तैयार रहना, इतना भी करते तो डरने का बात नहीं चाहिए। डरो मत, कड़क निर्बंध है, जरूर है, होंगे ही, नहीं जो पालने वाले उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन उसका मतलब है भयभीत होके भाग जाना या होना, वो मत करो।
मेयर ने मोर्चा संभाला तो उद्धव सरकार के मंत्री भी मैदान में हैं। उद्धव सरकार में टेक्सटाइल मंत्रालय का पदभार संभाल रहे मंत्री असलम शेख ने मलाड में बनाए गए जंबो कोविड सेंटर का दौरा किया। इस कोविड सेंटर में 2100 से ज्यादा बेड हैं। ये कोविड सेंटर खास तौर से बच्चों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ बेड्स के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए खिलौने की व्यवस्था भी की गई है। यानी तैयारियां तेज हैं और एक्शन अलर्ट पर है। मगर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि जन भागीदारी के बिना कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत नामुमकिन है। इसलिए एबीपी न्यूज की अपील है कि आप देश के जिम्मेदार नागरिक बने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। देखिए, पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुरक्षा उपायों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। सवाल है कि क्या आज जांच पर कोई बड़ा फैसला होगा। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के मद्देनजर क्या कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान सामने आई इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। अब कोर्ट को फैसला देना है कि क्या ये पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक थी या नहीं। दरअसल इस बारे में लॉयर्स वॉइस नाम के संगठन ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच को सुनवाई करने की संभावना है। शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की यात्रा के सुरक्षा उपायों का रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। बेंच ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की समितियों को आज तक के लिए जांच रोकने का मौखिक आदेश दिया था। याचिका में अदालत की निगरानी में जांच की बात कही जा रही है। साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी अपील की गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को सुरक्षा चूक पर गोलमोल जवाब दिया है। इसे गंभीर मानते हुए कमेटी बनाने की बात कही गई है। पंजाब सरकार फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस का तबादला कर चुकी है। वहीं केंद्र की टीम भी लगातार जांच और पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी और एएसएल रिपोर्ट में पंजाब पुलिस को यात्रा के रूट के बारे में बताया गया था। यानी पंजाब सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार इसे बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। मामला सियासी तौर पर गरमाया हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मामले का ब्रीफ देने पर बीजेपी हमलावर है। आला अधिकारी जो पुलिस में पहले रह चुके हैं, उन सब ने इस बात को कहा है कि पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को तार-तार कर दिया। वहां के मुख्यमंत्री अपनी बात को कहते हैं फिर पलटते हैं। कहीं ना कहीं ये एक साजिश थी जो कामयाब नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ और यही मुख्यमंत्री चन्नी शायद प्रियंका वाड्रा को फोन करके बता रहे थे। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री हैं। जब कैंपेन की जरूरत होती है तो हर प्रांत का आदमी प्रियंका गांधी को चाहता है कि वो आए और भाषण दें। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि वो हर बात पे सवाल या निशान लगा देते हैं। 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे। उन्हें फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था। मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्ग से नहीं जा सके, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से फिरोजपुर रवाना हुए। रास्ते में प्रदर्शन की वजह से पीएम को 20 मिनट खड़े रहना पड़ा। बाद में पीएम को वापस लौटना पड़ा। फिरोजपुर में सुरक्षा में चूक के मामले में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। बीजेपी लगातार रणनीति के तहत राष्ट्रपति के सामने मुद्दा उठा रही है ताकि कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कटघरे में खड़ा किया जा सके। सुरक्षा में चूक के दावों की कानूनी परीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट में ही होनी है। वहीं तय होगा कि किसके दावे सच है और किसके दावे गलत।
सुनवाई में क्या होगा, इस पर लगातार नजरें बनी रहेंगी। तो वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 32 न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीश और 3000 कर्मचारियों में से 150 यानी कि करीब 5% कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 जनवरी को संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी से डिजिटल तरीके से सुनवाई कर रहा है। वहीं पंजाब के ड्रग्स मामले में आरोपी अकाली नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले पर पिछली सुनवाई 5 जनवरी को हुई थी। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। तो मजीठिया के वकील ने दावा किया कि राजनीति के तहत उनसे बदला लिया जा रहा है। राज्य में चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश का आरोप भी मजीठिया के वकील की ओर से लगाया गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि केस तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। मजीठिया से पूछताछ के लिए गिरफ्तारी को जरूरी बताया गया। मोहाली कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मजीठिया ने हाई कोर्ट में अपील की है। और आइए आपको बताते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया आखिर है कौन। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, मजीठिया अकाली दल के नेता और पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री हैं। वो लगातार 3 बार से विधायक चुने जा चुके हैं। अकाली दल के नेता हैं, पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री हैं विक्रम सिंह मजीठिया। लगातार 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं मजीठिया। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के रिश्तेदार भी हैं मजीठिया। अकाली सरकार में कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। ड्रग्स केस में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और साथ ही लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है ताकि मजीठिया किसी भी सूरत में देश से बाहर ना जा सके। तो जब से मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज हुआ है, उसके बाद से ही अंडरग्राउंड चल रही है मजीठिया। जिस ड्रग्स मामले में वो फंसे हैं, वो मामला आखिर क्या है वो भी समझिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, पंजाब में 2013 में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। 6000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ था। तो वहीं अनूप सिंह काहलो को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक आरोपी ने मजीठिया का नाम लिया था। ड्रग्स माफिया से रिश्तों का भी आरोप यहां पर लगा है। मजीठिया के साथ कनेक्शन यहां पर है। ऐसे में मई 2018 में एसटीएफ ने हाई कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की। मजीठिया से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू तो पहले से ही इस मुद्दे को उछालते रहे हैं। सियासत इस पर लगातार हो रही है। चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाए और यही वजह है कि पंजाब चुनाव से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज उसे लेकर क्या फैसला होता है, क्या सुनवाई होती है, यह भी देखना होगा। इस पर पंजाब के लोगों की नजर है, पूरे देश की नजरें भी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुलगाम में 2 आतंकियों को ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। दोनों आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। आतंकियों के पास से गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुए हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कुलगाम के हुसैनपुरा गांव में रात भर चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराए हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि दोनों का ताल्लुक अलबद्र मुजाहिदीन से है और दोनों ही स्थानीय हैं। हालांकि उनके नामों के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन बता दूं कि ये मुठभेड़ कल शाम को उस समय शुरू हुई थी जब 2 स्थानीय मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की खबर मिली थी, जिसके बाद रात भर चले ऑपरेशन के बाद इन दोनों को मार गिराया गया। और 2022 में देखे तो इस साल के 9 दिनों में होने वाली ये 7वीं मुठभेड़ है, जिसमें अब तक 13 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आसिफ, जो आज मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं वो किस संगठन से थे? इनका ताल्लुक अलबद्र मुजाहिदीन से बताया गया है, लेकिन पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो अलबद्र मुजाहिदीन से जुड़े हुए दोनों ही आतंकियों को मार गिराया गया है। कल दोपहर से ही एनकाउंटर शुरू हुआ था। देश में सर्दी का सितम भी जारी है। बर्फीले अटैक से जम्मू कश्मीर की घाटी से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के लोग तक परेशान हैं। लोगों का जीना दूभर हो गया है, नलों में पानी तक जम गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है कश्मीर घाटी के कुलगाम और गुलमर्ग की,
जहां भारी बर्फबारी के चलते सड़क बंद हो गई है। स्नो कटर की मदद से सड़क से बर्फ हटाई जा रही है। दूसरी तस्वीर है उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की, जहां भारी हिमपात हो रहा है। तीसरी तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के शिमला की, यहाँ घूमने आए सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। और चौथी तस्वीर है कश्मीर के पुंछ की। देखिए कैसे सेना के जवान इस भारी बर्फबारी के बीच सरहद के दुश्मनों से लोहा लेने को तैनात है और मुस्तैदी से एलओसी की निगहबानी कर रहे हैं। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश ने जहां ठंड बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ सैलानी भी उमड़ रहे हैं। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक यहां दूर दूर से पहुंच रहे हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला के ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी को देखने भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। इतनी संख्या में सैलानियों के यहाँ आने से स्थानीय लोगों का कारोबार भी बढ़ गया है। ये स्नोफॉल का हम आनंद उठा रहे हैं बहुत, जो कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा स्नोफॉल वगैरह नहीं देखने को मिलता। जो देखने के लिए आए हम नज़ारा वो हमें देखने को मिल गया। बहुत ठंड है यहाँ पे, स्नोफॉल से बहुत व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक तरफ जहां सैलानी इस सुहाने मौसम का मजा लेने आ रहे हैं, तो वहीं बारिश और भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों का जीवन मुहाल है। शिमला समेत कई पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बर्फबारी से करीब 350 सड़कों पर आवागमन बंद है। लाहौल स्पीति में 177 सड़कें बंद हो गई हैं। किन्नौर में 59, चंबा में 44, शिमला में 38 सड़क बंद है। मंडी में 19 और कुल्लू में 13 सड़कें बंद हो गई हैं। 680 ट्रांसफार्मर बंद होने से कई इलाकों में बिजली संकट है। शिमला में सबसे ज्यादा 402, सिरमौर में 165, चंबा में 84, 81 पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने से कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी की परेशानी झेलनी पड़ रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम इन सड़कों से बर्फ को हटाने में लगा हुआ है। राजधानी शिमला में पारा शून्य के करीब पहुंच गया है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। बारिश और भारी बर्फबारी के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, जैसे बर्फिस्तान बन गया हो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बर्फ ने अपना आशियाना बना लिया है। सड़क पर जमी बर्फ हटाने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरा गांव बर्फ के आगोश में आ चुका है। नलों में पानी तक जम गया है। पीने के लिए पानी भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। देखिए, देश में सर्दी का सितम बढ़ गया है, तो वहीं बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसल उनकी बर्बाद हो गई। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश में बेमौसम हो रही है बरसात। मौसम की मार से मुसीबत में किसान। ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। किसानों को मौसम की इस टेढ़ी चाल से कितना नुकसान हो रहा है, ये चारों तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर एमपी की राजधानी भोपाल की है, जहां फसल के ऊपर ओले की सफेद परत नजर आ रही है, जिसे किसान हटाकर फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिले में बारिश के साथ साथ ओले गिर रहे हैं, जिससे लहसुन, प्याज और चने की फसल बर्बाद हो रही है। बादल हुए, थोड़ी देर में बहुत तेज ओले गिरे, इसके बाद पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और हम लोगों ने कर्ज लेके खेती बोई। तो अब आपको किससे आस है? आपको अब कोई सरकार मदद करेगी तो फिर कुछ करेंगे, नहीं तो खाने के लिए कुछ है नहीं। एमपी में ओलावृष्टि का कहर सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी नजर आ रहा है। टीकमगढ़ में भी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई तो किसानों की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि कई महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार हुई फसल बर्बाद हो गई है। अगर बैतूल की बात करें तो बारिश से मंडी में रखा गया सैकड़ों क्विंटल मक्का बर्बाद हो गया है। तस्वीरें बैतूल के बडोरा कृषि मंडी की हैं, जहां बारिश के बाद बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। करीब 30,000 बोरों में रखा गया मक्का बर्बाद हुआ है। एमपी के डिंडोरी में भी बैतूल की तरह ही लापरवाही नजर आई। डिंडोरी में धान को खुले में रखा गया था, इंतजाम पूरे नहीं थे। नतीजा ये कि बारिश से सैकड़ों क्विंटल धान बर्बाद हो गया।
मौसम की मार से सिर्फ एमपी के किसानों पर ही मुसीबत का पहाड़ नहीं टूटा है, देश के दूसरे राज्यों में भी किसान परेशान हैं। ये 3 तस्वीरें यूपी की हैं, जो बर्बादी की गवाही और किसानों का दर्द बयां कर रही हैं। फिरोजाबाद में बारिश और पाला पड़ने से आलू और सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, तो वहीं हरदोई में पाला और बारिश के बाद किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। हरदोई में कुछ दिनों पहले तक सरसों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन मौसम के बदले मिजाज ने लहलहाती फसलों का क्या हाल किया है, आप खुद देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के उन्नाव में देखने को मिला, जहां सरसों की तैयार फसल ओला गिरने से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तैयार किए थे वो भी चली गई है, और जो बंधा वो बैंगन तैयार था, मिर्च सब टूट के नीचे गिर गया। किसान राधेश्याम ने तो ठेके पर जमीन लेकर गोभी, बंद गोभी जैसी सब्जियों की फसल उगाई थी और फसल को बेचने की तैयारी में था, लेकिन मौसम की मार के बाद तो अब 2.5 लाख का कर्ज चढ़ गया है। दुनिया भर में बढ़ते ओमिक्रॉन केस के बीच एक नए खतरे ने अब दस्तक दे दी है और इस खतरे का नाम है डेल्टा क्रोन। डेल्टा क्रोन ने दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि इसमें डेल्टा जैसा जान लेने वाला वायरस है, तो ओमिक्रॉन जैसी फैलने की ताकत भी। आइए देखते हैं क्या है ये दावा और इस दावे में कितनी सच्चाई है। डेल्टा यानी जानलेवा कोरोना वेरिएंट, ओमिक्रॉन यानी सबसे तेज फैलने वाला कोरोना वेरिएंट। दुनिया में इस वक्त दोनों ही वेरिएंट तबाही मचा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 24 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इसकी वजह है कि ओमिक्रॉन बेहद संक्रामक है, जबकि डेल्टा के चलते दुनिया प्रतिदिन करीब 16,000 मौत की तस्वीर देख चुकी है। लेकिन अब दोनों खतरों को मिलकर नया नाम सामने आया है, डेल्टा क्रोन। मेडिटेरेनियन सी द्वीप साइप्रस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि डेल्टा क्रोन जेनेटिकल तौर पर डेल्टा वेरिएंट जैसा है। डेल्टा क्रोन के कुछ म्यूटेशन ओमिक्रॉन जैसे हैं। साइप्रस में 25 नमूनों में डेल्टा क्रोन के लक्षण पाए गए हैं। 11 नमूने अस्पताल में दाखिल लोगों के थे, जबकि 14 नमूने आम लोगों से लिए गए थे। अस्पताल में दाखिल लोगों में म्यूटेशन की तीव्रता ज्यादा मिली। इस वेरिएंट को साइप्रस के वैज्ञानिकों ने GISAID के पास भेज दिया है, जो एक ग्लोबल वायरस डेटाबेस है। वैसे अब तक वेरिएंट के वैज्ञानिक नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस वेरिएंट के सामने आते ही दुनिया में दहशत की नई लहर दौड़ गई। लेकिन ABP न्यूज आपको इस खबर से जुड़ा दूसरा सच भी दिखा रहा है। अभी WHO ने मान्यता नहीं दी है। साइप्रस के वैज्ञानिक अभी जो चाहे दावा करें, पर सच ये है कि WHO ने इस वेरिएंट को मान्यता नहीं दी है। अभी म्यूटेशन के आंकड़े इतने कम हैं कि WHO ने इस पर विचार तक नहीं किया है। गलती से उपजा हो सकता है डेल्टा क्रोन। कुछ वैज्ञानिक साइप्रस के रिसर्चर्स के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक जांच के दौरान लैब में छोटी सी गलती से नतीजे गलत हो सकते हैं। जब कोरोना के 2 वेरिएंट साथ फैले हैं, तो गलती की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। वायरोलॉजिस्ट टॉम पिकॉक का अनुमान है कि लैब में डेल्टा और ओमिक्रॉन के वेरिएंट के नमूने मिलने से भी गलत नतीजे आ सकते हैं। अभी नहीं आ सकता डेल्टा क्रोन। ब्रिटेन के वायरोलॉजिस्ट टॉम पिकॉक दावा करते हैं कि आमतौर पर 2 वेरिएंट का कॉम्बिनेशन बनने में हफ्तों या महीनों का वक्त लग जाता है, लेकिन ओमिक्रॉन अभी इतना नया है कि इसका डेल्टा के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसलिए अभी डेल्टा क्रोन से डरने की जरूरत नहीं है, पर कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। तो वैज्ञानिक मान रहे हैं कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को हटाकर अपनी जगह बना रहा है। दोनों में बड़ा फर्क ये है कि डेल्टा वेरिएंट ज्यादा जान ले रहा है, जबकि ओमिक्रॉन से अस्पताल पहुंचने वालों की तादाद कम है। ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं, 29 अप्रैल 2021 को दुनिया में 9 लाख केस थे, जबकि 16,000 मौतें हुई थी। ये वो वक्त था जब डेल्टा वेरिएंट का कहर ज्यादा था। बीते 24 घंटों की अगर बात करें इसके मुकाबले, तो बीते 24 घंटों में दुनिया भर में 27 लाख केस सामने आए, जबकि मौतों की संख्या 6,760 थी। इन मौतों में भी बड़ी संख्या अब भी डेल्टा से हो रही है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अब भी नया वेरिएंट आ सकता है, लेकिन डेमिक्रॉन का खतरा फिलहाल तो दुनिया के सामने नहीं है। लेकिन वेरिएंट कोई भी हो, आपको मास्क लगाना है, सामाजिक दूरी और हाथ अपने साफ रखने हैं, तभी आप खुद को बीमारी से बचा सकते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना से जंग की तैयारियां भी जोरों पर हैं। सवाल है कि कोरोना की नई लहर से लड़ने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए। क्या वैक्सीनेशन से थमेगी तीसरी लहर की रफ्तार, या कहर थमेगा, या देश में लग सकता है लॉकडाउन।
देश में बढ़ते केस और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह सचिव और आईसीएमआर के अफसर शामिल हुए। बैठक के बाद साफ हो गया कि लॉकडाउन सरकार के विकल्प में फिलहाल तो नहीं है। बैठक में वैक्सीनेशन तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। हेल्थ केयर सिस्टम की समीक्षा समेत 15 से 18 साल के युवाओं के वैक्सीनेशन ड्राइव पर और नॉन कोविड हेल्थ केयर सेवाओं के जारी रखने पर बात हुई। यानी बैठक का पूरा जोर इस बात पर रहा कि टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में जन भागीदारी को अहम बताया। साथ ही इस बैठक में ये भी तय किया गया कि जल्द ही पीएम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा देश के स्वास्थ्य मंत्री आज कोरोना पर देश के कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअली हिस्सा लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में भी मेयर कोरोना से इस जंग में जन भागीदारी से अपील करती हुई नजर आई। आसमानी रंग के सूट में ये मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर हैं, जो मुंबई की सबसे चर्चित और भीड़ भाड़ वाली जगह यानी गेटवे ऑफ इंडिया पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची और लोगों से हाथ जोड़कर मास्क लगाने और सावधानी बरतने को कह रही हैं। थोड़ा हाथ जोड़ उनको भी पब्लिक को भी बोलो मास्क लगाओ। मेयर ने हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि बूस्टर डोज के अभियान के लिए मुंबई पूरी तरह तैयार है। उधर पूरी एसओपी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर होना या वैक्सीन लेके तैयार रहना, इतना भी करते तो डरने का बात नहीं थे। डरो मत, कड़क निर्बंध है, जरूर है, होंगे ही नहीं। जो पालने वाले उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। उसका मतलब है भयभीत होके भाग जाना या होना, वो मत करो। मेयर ने मोर्चा संभाला तो उद्धव सरकार के मंत्री भी मैदान में हैं। उद्धव सरकार में टेक्सटाइल मंत्रालय का पदभार संभाल रहे मंत्री असलम शेख ने मलाड में बनाए गए जंबो कोविड सेंटर का दौरा किया। इस कोविड सेंटर में 2100 से ज्यादा बेड हैं। ये कोविड सेंटर खास तौर से बच्चों के लिए तैयार किया गया है। यहाँ बेड्स के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए खिलौने की व्यवस्था भी की गई है। यानी तैयारियां तेज है और एक्शन अलर्ट पर है। मगर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि जन भागीदारी के बिना कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत नामुमकिन है। इसलिए एबीपी न्यूज की अपील है कि आप देश के जिम्मेदार नागरिक बने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अब बात यूपी के सियासी घमासान की, जहां सपने वाला सियासी संग्राम थम नहीं रहा। इस नई सियासी महाभारत की पटकथा में श्री कृष्ण बार बार आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद किसे मिलेगा। जब ये चुनाव लड़ने जाएंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, जिस भी क्षेत्र में जाए, उस क्षेत्र की जनता इनसे पूछेगी कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ, बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। यूपी में अब श्री राम के साथ श्री कृष्ण के नाम पर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। सीएम योगी और अखिलेश के बाद अब इस सपनों वाली सियासत में एंट्री मारी है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने। उमा भारती ने अखिलेश पर सपने में श्री कृष्ण के आने वाली बात पर करारा तंज कसा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सपने में से भी सो के उठ जाती है कि भैया जग जा जल्दी, नहीं तो धोखे में कहीं सरकार ना आ जाए, जल्दी बीजेपी को वोट डाल के आ जाए, कहीं अखिलेश की सरकार ना आ जाए, इतना डर लग रहा है। उमा भारती ने बयान अपने वाराणसी दौरे पर दिया है, जिसके बाद यूपी में सियासी पारा फिर चढ़ गया है। बीजेपी सपने वाले बयान को लेकर लगातार अखिलेश को निशाने पर ले रही है। बीजेपी नेता शिव प्रसाद शुक्ला का दावा है कि अर्जुन की तरह ही उन्हें सीधे श्रीहरि ने यूपी के सियासी रण में उतरने का आदेश दिया है। हमको भी भगवान श्री कृष्ण ने आज सपने में नहीं, जगा करके पूरे होश में, जागृत अवस्था में कहा कि शिव प्रसाद तुम उठिए और
अखिलेश यादव की सरकार यदि आ गई तो फिर गुंडों, दंगों, अत्याचारियों, अन्यायियों, ट्रैक्टर चोरों, मोटरसाइकिल चोरों की फिर राज आ जाएगा। इसलिए आप उसको रोकने के लिए अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करो। शिव प्रसाद यादव यूपी के इटावा से आते हैं। 2002 में बीएसपी के टिकट पर विधायक पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है, टिकट के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो शिव प्रसाद ने आलाकमान को श्री कृष्ण के बहाने अपने टिकट की फाइल जुबानी तौर पर पहुंचा दी है। चुनाव में श्री कृष्ण के सपनों की एंट्री कराई थी बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। इसके बाद श्री कृष्ण और सपनों के जरिए हर कोई श्री कृष्ण के रथ पर सवार होना चाहता है। और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब देखना यह है कि यूपी की इस सियासी महाभारत में श्री कृष्ण किसके हैं। श्री कृष्ण के नाम पर क्या वोटरों को साथ पाएंगी सियासी पार्टियां? इसका खुलासा तो चुनाव के बाद ही होगा। देखिए, ओमिक्रॉन से दुनिया आफत में है। देश के प्रधानमंत्री लोगों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी की अपील कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे को बिल्कुल हल्के में ना लें, लेकिन यूपी के मुख्य सचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्र कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट महज हल्की सर्दी खांसी वाला है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक इसका कोविड जो हमारा ओमिक्रॉन का सवाल है, ये वैसे ही जैसे कि खांसी, जुकाम और बुखार होता है, ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। और इस बहाने आपका एक इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ रही है, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ रही है आगे के लिए। और वो आता है, थोड़ा मोड़ा बुखार आता है, खांसी जुकाम हुआ और उसका 7 दिन के अंदर चला जाता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन का नंबर बहुत कम है। इनफैक्ट जो लोग हॉस्पिटल में भी गए हुए वो लोग गए हुए हैं जिनको और कोई कारण है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं सारे लोगों से अपील करूँगा कि जिन किसी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, 100% अपना फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज वैक्सीनेशन करा लें। और जो हमारी जो सेंसिटिव जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है या जिनको अलाउ किया गया, बूस्टर डोज अलाउ किया, उन लोगों को कर दें। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुरक्षा उपायों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। सवाल ये कि क्या आज जांच पर कोई बड़ा फैसला होगा? पंजाब के फिरोजपुर दौरे के दौरान सामने आई इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। अब कोर्ट को फैसला देना है कि क्या ये पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक थी या नहीं। दरअसल इस बारे में लॉयर्स वॉइस नाम के संगठन ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच को सुनवाई करने की संभावना है। शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री की यात्रा के सुरक्षा उपायों का रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। बेंच ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की समितियों को आज तक के लिए जांच रोकने का मौखिक आदेश दिया था। याचिका में अदालत की निगरानी में जांच की बात कही जा रही है। साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी अपील की गई है। हालांकि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को सुरक्षा चूक पर गोलमोल जवाब दिया है। इसे गंभीर मानते हुए कमेटी बनाने की बात कही गई है। पंजाब सरकार फिरोजपुर के SSP हरमनदीप हंस का तबादला कर चुकी है। वहीं केंद्र की टीम भी लगातार जांच और पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक SPG और ASL रिपोर्ट में पंजाब पुलिस को यात्रा के रूट के बारे में बताया गया था। यानी पंजाब सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार इसे बेवजह का मुद्दा बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है।
ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। मामला सियासी तौर पर गरमाया हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मामले का ब्रीफ देने पर बीजेपी हमलावर है। आला अधिकारी जो पुलिस में पहले रह चुके हैं, उन सब ने इस बात को कहा है कि पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को तार-तार कर दिया। वहां के मुख्यमंत्री अपनी बात को कहते हैं फिर पलटते हैं। कहीं ना कहीं ये एक साजिश थी जो कामयाब नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ, और यही मुख्यमंत्री चन्नी शायद प्रियंका वाड्रा को फोन करके बता रहे थे। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महामंत्री हैं। जब कैंपेन की ज़रूरत होती है तो हर प्रांत का आदमी प्रियंका गांधी को चाहता है कि वो आए और भाषण दें। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर प्रियंका गांधी को उन्होंने बताया है तो इसके अंदर कोई गलती नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि वो हर बात पे सवाल या निशान लगा देते हैं। 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे। उन्हें फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था। मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्ग से नहीं जा सके, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से फिरोजपुर रवाना हुए। रास्ते में प्रदर्शन की वजह से पीएम को 20 मिनट खड़े रहना पड़ा। बाद में पीएम को वापस लौटना पड़ा। फिरोजपुर में सुरक्षा में चूक के मामले में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। बीजेपी लगातार रणनीति के तहत राष्ट्रपति के सामने मुद्दा उठा रही है ताकि कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कटघरे में खड़ा किया जा सके। सुरक्षा में चूक के दावों की कानूनी परीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट में ही होनी है। वहीं तय होगा कि किसके दावे सच है और किसके दावे गलत। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 32 न्यायाधीशों में से 4 न्यायाधीश और 3000 कर्मचारियों में से 150 यानी करीब 5% कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। 2 जनवरी को संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी से डिजिटल तरीके से सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम अदालत में होगा फैसला। अदालत कानूनी आधार पर मामले को परखेगी, लेकिन अब तो चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब मामला जनता की अदालत में भी पहुंच गया है। जनता इस पर क्या सोच रही है, ये जानने की कोशिश की हमने। साप्ताहिक सर्वे में सी वोटर के सर्वे में क्या निकला, आप भी देखिए। मेरे पीछे आप इस जो हाईवे को देख रहे हैं, इसे देखकर वैसे आप समझ गए होंगे अगला सवाल किससे जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। देखिए, पीएम की सुरक्षा में चूक जो हुई वो साजिश है या फिर महज सियासत। ये महत्वपूर्ण सवाल जब हमने लोगों से पूछा है तो सी वोटर के सर्वे में क्या निकल कर आया कि पीएम की सुरक्षा में चूक साजिश है या फिर सियासत का हिस्सा। तो आप अब देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों के मन में आखिर इसको लेकर जब ये सवाल उठता है तो उनके जहन में सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि ये सियासत का तो बहुत बड़ा एक मसला बना ही, लेकिन आखिर असलियत क्या है ये तो देखिए बात की बात है। लेकिन लोग क्या मन बनाकर बैठे हैं पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई उससे। अब जवाब आपके सामने है। साजिश कहने वाले लोग जो हैं वो 55%, यानी कि 55% लोगों को ये लगता है कि ये साजिश है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, जो लापरवाही हुई, वो साजिश का हिस्सा है। लेकिन सियासत कहने वाले लोग जो वो हैं वो 44% कह रहे हैं कि ये सियासत है और इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ सियासत की जा रही है। 1% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ये दोनों है, यानी कि साजिश भी है, सियासत। अपनी मूंछों के कारण चर्चा में आ गए हैं एमपी पुलिस के जवान राकेश राणा। राकेश राणा ने मूंछों के ऊपर नौकरी कुर्बान कर दी और नौकरी छोड़ते समय उन्होंने एक वाजिब सवाल किया, जब अफसर मूंछें रख सकते हैं तो सिपाही क्यों नहीं। एमपी के पुलिस जवान राकेश राणा ने मूंछों के लिए नौकरी को ठोकर मार दी। मंजूर। मामला भोपाल का है। यहाँ टर्नआउट चेक के दौरान पाया गया कि कांस्टेबल ड्राइवर राकेश राणा ने मूंछें रखी हुई हैं, जिसे काटने का आदेश दिया गया, लेकिन राणा ने मूंछें कटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया। इन मूंछों को यूनिफॉर्म सेवा का उल्लंघन माना गया। मूंछों के ऊपर से सर का कहना था स्पेशली साहब का कि मूंछें कटवा लीजिए आप,
श्रीमान मेरा ये मानना है कि मुझे तो कटवाऊंगा नहीं, राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, स्वाभिमान वाली बात भी है। बताया जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से प्रेरित होकर राणा ने मूछें रखी थी, लेकिन राणा ने मूछों के लिए नौकरी कुर्बान कर दी। देखिए, मूछों पर बवाल है लेकिन सवाल भी है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है प्रशांत कुमार की, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। हालांकि अलग राज्य में हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी बिल्कुल वैसी ही मूछें हैं जो कि ड्राइवर कांस्टेबल राकेश राणा की हैं। कल ऐसी ही मूछों के चलते राकेश राणा को भोपाल में निलंबित किया गया। राकेश राणा ने इसी तरह के फर्क पर सवाल उठाया है कि आखिर इस तरह का फर्क क्यों। हालांकि प्रशांत कुमार दूसरे राज्य में आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन मूछें बिल्कुल एक जैसी हैं और दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। सवाल यही है कि आखिर इस तरह का फर्क क्यों। बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली की बात करें तो यहाँ बेमौसम बरसात से तो राहत दिल्ली वासियों को मिल गई है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली में तापमान लगातार गिर रहा है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 से घटकर 9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम कायम है। जहां बीते 5 दिनों से लगातार दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो रही थी, वहीं आज बारिश का अनुमान तो नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिन का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस आंका गया था, वहीं आज ये गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और आगे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार की, और ये टॉप एंगल से आप विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं तस्वीरों में कि हल्की कोहरा आपको दिखाई देगा। हल्की धुंध की चादर जो है वो आनंद विहार पर छाई हुई आपको दिखाई देगी। जो विजिबिलिटी है वो 400 मीटर तक बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले करीबन 5 दिनों से रोज बारिश हो रही थी, लेकिन आज बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा नहीं जताया गया है। मौसम साफ रहेगा। ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है और न्यूनतम तापमान गिरने के कारण ठंड लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही देखिए, आनंद विहार जो है इसमें बीते दिन यानी कि 24 घंटे पहले ही यहाँ का AQI यानी कि हवा की गुणवत्ता जो है वो बेहद साफ आंकी गई थी। यहाँ का AQI 80 आंका गया था। कई वर्षों के बाद इतनी ताज़ी और साफ हवा में आनंद विहार और आसपास के रहने वाले लोगों जो है इस ऐसी हवा में सांस ले पाए थे। लेकिन ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।